नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल मेथड शो। ये 11th का चैप्टर नंबर 2 है, इसका फर्स्ट लेक्चर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन लोगों ने इस साल 11th में एडमिशन लिया है उनके लिए भी, और जो लोग अभी 12th में है, जिन लोगों को अभी भी कुछ बेसिक में डिफिकल्टी है या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगेन इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, तो इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो गौर से देखना और बिल्कुल भी इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। आज हम क्या करने वाले हैं, कौन सा पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो क्वांटिटीज होती है जिनको क्लासिफाई करते हैं हम आगे, दैट इज स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स एंड फेजर्स। तो उसमें से हम समझने की कोशिश करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसके बाद रहेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एक 4-5 टाइप है जो कि हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे आती है वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब वेक्टर ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन मतलब वो मेडिकल वाला ऑपरेशन, ये वाला टर्म मत यूज करना। दैट इज वेक्टर कैलकुलेशन। ऑपरेशन का मतलब है वेक्टर कैलकुलेशन। जो भी हमने अभी तक मैथमेटिक्स सीखा है उससे ये थोड़ा सा हटके कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स है, एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, तो ये जो सारी चीजें है ना, ये हम यहाँ पे वेक्टर ऑपरेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश की थी फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल या फिर उसे हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। कौन से है बेस क्वांटिटीज, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सीखा है। तो अपने पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज है। उसमें रहेगा लेंथ, मास, टाइम जो कि हमें पता है। उसके बाद रहेगा थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। उसके बाद रहेगा करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है, डोंट गो टुवर्ड्स द स्पेलिंग्स, भावना को समझने की कोशिश करना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सबसे लास्ट में रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो लास्ट वाला है ये तो मोस्टली हम केमिस्ट्री के साथ करते हैं, जहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वहां पे हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए तो लेंथ, मास, टाइम, इसका बहुत हम यूज करते हैं। कई कई बार करंट, कई कई बार हम बोलते हैं ऊपर टेम्परेचर। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दैट इज एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इन लोगों ने क्या किया है, तो एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें दी है, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद है जैसे हम कोई पानी पूरी खाने के बाद हमें, देखो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सूखी पूरी जिस तरह से देता है ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दी गई है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कि बाबा इन साथ के साथ ये दो भी आप लोग रख लो, इस तरह से साइंटिस्ट लोगों का कहना था। तो उसमें एक होता है प्लेन एंगल, अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये 2D वाला एंगल होगा। और दूसरा है मेरे पास सॉलिड एंगल, ये मोस्टली हम 3D में यूज करेंगे। तो इन जनरल समझने की कोशिश करना कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी है। तो प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल जिसको हम स्टेराडियन में मेजर करते हैं, लेंथ को देखा जाए तो मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को केल्विन में। चलो यहाँ पे फटाफट लिख ही देते हैं, मास केजी में रहेगा, टाइम सेकंड्स में रहेगा, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर कैपिटल के, करंट एम्पियर में रहेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कैंडेला में रहेगा, सीडी जिसे कहते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि होता है मोल में। वेराज प्लेन एंगल देखा जाए तो वो होता है रेडियन में, और सॉलिड एंगल रहेगा मेरा स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये अपने फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें हमने देखा फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, दूसरा है मेरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इसके अलावा भी जो भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है,
जैसे हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर डिराइव्ड यूनिट्स, आगे जाके वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फोर्स रहा, मोमेंटम रहा, वर्क रहा, एनर्जी रहा, पावर रहा, तो दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आगे मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ कि थर्ड क्लासिफिकेशन अगर हम इसका करने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हमें एक या फिर एक से ज्यादा फंडामेंटल के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अगर यूज करना पड़े तो उसे कहा जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड उसके यूनिट्स हमें मिल जाएंगे, उसे कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल वर्क या फिर एनर्जी, उसका यूनिट क्या है तो जूल्स है, उसका यूनिट क्या है जूल्स है। सिमिलरली फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है तो फोर्स का यूनिट है अपना न्यूटन। लेकिन ये जो सारा डिराइव किया गया है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का यूज करके उसको डिराइव करें। अब देखना इसके अलावा भी हम क्वांटिटीज को और दो या फिर चलो चार टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अदर क्लासिफिकेशन। अब ये अदर क्लासिफिकेशन क्या है तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें हम बोलेंगे क्वांटिटीज को मैं चेंज करने वाला हूँ स्केलार्स, या फिर उनको क्लासिफाई करने वाला हूँ स्केलार्स के तौर पे। दूसरा रहेगा वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद रहेगा टेंसर, उसके बाद रहेगा फेजर्स। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक मिस कॉन्सेप्ट है कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। टेंसर क्वांटिटी तो कई कई बार बहुत जगह पे ऐसा बोला गया है कि टेंसर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर हैविंग द डायरेक्शन बट दे डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के जो लॉज है वो ओबे नहीं करता है। कुछ इस तरह से बहुत सारे जगहों पे सिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी गलत है। अ, गलत क्यों तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब समझ लेना, ये जो टेंसर क्वांटिटीज है ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास मोर देन वन डायरेक्शन होगा। ओके, टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इनके पास मोर देन वन डायरेक्शन है और उनको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की तौर पे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनको कहा जाता है बेटा टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर इन जनरल अगर देखा जाए तो ये एक जनरलाइजेशन है। ये क्या है तो एक जनरलाइजेशन है स्केलर और वेक्टर इन कॉन्सेप्ट्स का, इनको क्लब करके इनको एक जनरलाइजेशन किया गया है। तो टेंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझने की कोशिश करोगे तो हम उनका रैंक समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसके कंपोनेंट समझने की कोशिश करते हैं, और टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज भी यूज किया जाता है। तो एक बेटा चीज याद रखना, टेंसर क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जिनका रैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं और उनके हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो जो भी कहीं पे भी बोला गया होगा कि टेंसर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट दे डू नॉट ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड एज अ टेंसर। अगर ये कहीं पे भी लिखा होगा या फिर कहीं पे भी बोला गया होगा तो सरासर वो गलत है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या है तो ये जनरलाइजेशन है स्केलर और वेक्टर का, जहां पे उस क्वांटिटी के पास एक से ज्यादा डायरेक्शन होते हैं और हम उनको मैथमेटिकली किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक होता है बेटा फेजर्स। फेजर्स ये हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर। फेजर क्या होता है तो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर यहाँ पे रहेगा रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स साइनोसॉइडल क्वांटिटी। ये आप लोग एसी सर्किट में अगले साल सीखोगे। ये जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही है, चेंजेस विथ टाइम, तो ये कुछ इस तरह से फेजर का डेफिनेशन है। तो ये हम अगले साल दैट इज 12 का जो अपना एसी सर्किट चैप्टर है वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हमारा डिस्कशन जो है फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर और वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझना है। अभी तक आप लोगों ने 10th में स्केलर वेक्टर का फंडामेंटल डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं वो आप लोगों को पता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या है तो ये ऐसे क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इन क्वांटिटीज को कहा जाता है बेटा स्केलर क्वांटिटीज।
समझ लेना, क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज कौन से है, तो मास स्केलर है। मैं यहाँ पे टाइम को भी बोल सकता हूँ कि स्केलर है। के बाद टेम्परेचर रहेगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क रहे, एनर्जी रहे, पावर रहे, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। या फिर सिंपली डिस्टेंस देखा जाए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड अगर हम यहाँ पे बोले तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। सो ये सारे एग्जांपल होते हैं मेरे स्केलर क्वांटिटी के। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग द वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास तो बाबा मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। अगर ये दोनों चीजें किसी क्वांटिटी के पास हो तो उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वाला फंडा तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये सर मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो आप लोग देखना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो हमने कितना फोर्स लगाया है। ये जो एक नंबर है ना, इस नंबर को हम यहाँ पे कहेंगे मैग्नीट्यूड। समझ लेना ये चीज, ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर मेरा मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड मेरा कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने फोर्स लगा दिया -2 न्यूटन। अब ये -2 न्यूटन क्या है, उसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया है। सबसे पहले मैंने फोर्स लगाया था 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फोर्स लगाया है -2 न्यूटन। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या किया है, तो 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है, लेकिन हमने उसको लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में। मान के चलते हैं कि राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव, सिमिलर टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक्स वाई एक्सिस में ओरिजिन से अगर राइट की तरफ देखोगे तो ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से अगर लेफ्ट की तरफ देखोगे तो ये सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होती है। सिमिलरली ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा। तो इसी चीज का यूज अगर हम यहाँ पे करें तो मैं बोल सकता हूँ कि हमने यहाँ पे -2 न्यूटन फोर्स लगाया है। इसका मतलब ये है कि हमने 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है, लेकिन अब हमने ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। तो याद रखना, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता। डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो दिस इज द सिंपल फंडा। वेक्टर्स ये ऐसे क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो यही सीखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं बेटा शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। के बाद रहेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी ले सकते हैं, उनके पास भी डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, तो ये सारे के सारे मेरे एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटीज के। तो आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज, डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ, लेंथ को भी हम वेक्टर लेते हैं। बहुत जगह पे हम लेंथ को वेक्टर कंसीडर करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये है मेरा वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, तो ये तो मोस्टली हम बोलेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक एरो निकालना है। सिंपल, सिंपल वाला फंडा, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एरो निकालना है। अब इस एरो के पास अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज द टेल, ये होता है मेरा टेल। और ये होता है जहां पे एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हेड।
मराठीत जर सांगायचं ठरवलं तर आपण याला म्हणतो डोकं आणि शेपूट. ठीक है, हेड इज नथिंग बट द डोकं. जो हिंदी मीडियम से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ज्यादा मराठी आता नहीं, तो इसे कहेंगे सिर. आई होप इसे सिर या फिर सर कहा जाएगा. सर तो इंग्लिश वाला होगा, लेकिन चलो भावनाओं को समझ लो. यहाँ पे हेड का मतलब मराठी में डोको रहेगा, हिंदी में रहेगा सर. टेल का मतलब रहेगा शेपुट, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं पूंछ. ठीक है, मेरी सॉरी हिंदी में कहते हैं हम इसे पूंछ. तो शायद मेरा जो हिंदी वाला राइटिंग है वो उतना सही नहीं होगा, बहुत सारा वहां पे मराठी का एडिशन हो सकता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो बोलते हैं ना कि ये थोड़ा सा गुलाबी हिंदी में यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. आपने वैसा कर्या, तो ये थोड़ा सा गुलाबी हिंदी वाला सीन हो रहा है यहाँ पे. तो लॉजिक, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करना. तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके पास टेल भी है और हेड भी है. अब टेल है, हेड है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू. ठीक है, तो टेल मेरा पी है और हेड मेरा यहाँ पे क्यू है. तो इसको अब लिखते कैसे हैं, ये तो चलो ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया. नोटबुक में अगर इसे लिखना है ना, तो मुझे इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा. पी क्यू, ये क्या है, पी से क्यू की तरफ जा रहा है ना क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन एरो क्या दे रहा है, तो डायरेक्शन दे रहा है उस वेक्टर का. ओके, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन दे रहा है. तो मतलब ये पी से क्यू की तरफ है, तो उसके सर के ऊपर हम यहाँ पे एरो मार्क करेंगे. ये एक तरीका हुआ अगर आप दो पॉइंट्स यूज कर रहे हैं. दूसरा तरीका होता है सिंगल नोटेशन. सिंगल नोटेशन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चलो मैंने इसको बोल दिया ए वेक्टर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पी क्यू वेक्टर मैं इसको ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ. ए वेक्टर. अब कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में हमें बोल्ड लेटर्स में भी इसको दिया जाता है, बोल्ड लेटर्स में. ठीक है, तो बोल्ड लेटर में इसको किस किस तरह से लिखना है. बोल्ड लेटर्स, जब मैं बोल्ड लेटर में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा. थोड़ा सा ये डार्क रहेगा और कुछ इस तरह से वेक्टर आइदर कैपिटल भी यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर भी यूज कर. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर एंड द पब्लिकेशन कि वो कौन सा नॉमेनक्लेचर वहां पे अडॉप्ट करने वाले. तो देखना, किसी भी वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पी क्यू वेक्टर, या फिर सिंगल सिंबल का यूज करके ए वेक्टर. बोल्ड लेटर वाला भी मैं यूज कर सकता हूँ. लेकिन थ्रू आउट द लेक्चर्स, जो भी हम ये लेक्चर्स देखने की कोशिश करेंगे, हम वहां पे बिल्कुल भी ये तरीका नहीं यूज करेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये नॉर्मल लाइंस में लिखा है या बोल्ड लेटर्स में लिखा है. तो दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिकी पार्ट. लेकिन टेक्स्ट बुक अगर पढ़ोगे तो वहां पे दिखाई देता है कि बाबा जो भी फॉन्ट है ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब ये वेक्टर होता है. ओके, सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर. अब देखना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो चलो ये वेक्टर पी क्यू है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मैंने बोला कि अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो इसको लिखा जाएगा मॉड. हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो ये आ जाएगा मॉड में. जैसे मैंने बोला था कि बाबा मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मॉड का मतलब क्या है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है. या फिर दूसरा तरीका मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर. या फिर और एक तरीका जो कि हम नोटबुक में इसे लिखने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, अगर मैंने ए लिख दिया सिंपल लेटर, सिंपल सिंपल फॉन्ट में, बोल्ड नहीं, इटालिक नहीं, कुछ भी नहीं, अगर मैंने सिंपल लिख दिया राइटिंग में, तो ये क्या होगा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. नाउ इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैग्नीट्यूड का फंडा क्या है सर, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ढंग से एक बार समझो. तो देखो भाई, यहाँ पे दो एरोज ड्रॉ करने वाले. ठीक है, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग सिनारियो. मान के चलो कि ये फोर्स वेक्टर है. ये क्या है बेटा, फोर्स वेक्टर है. तो ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है. अब क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो यस, इस सवाल का सही जवाब रहेगा कि सर F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F2
इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1। ये ऐसे कैसे समझ में आया? तो बेटा यहाँ पे इसकी लेंथ देखने की कोशिश करना। F2 की लेंथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कंपेयर टू द लेंथ ऑफ F1। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू द F1। इसको दूसरे तरीके से लिखना तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, F2 इज ग्रेटर देन F1। दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एरो मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड समझने की कोशिश करना। जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जिसका ज्यादा लेंथ रहेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठंडे दिमाग से इस लेक्चर को देखने की कोशिश करना। और ये सारी चीजें मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो लेक्चर सिर्फ देख रहे हो तो ये तो वो उस तरह से हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पे मूवी देख रहे हो और आप लोगों को मजा आ रहा है। ओके। लेकिन जैसे हम थिएटर के बाहर आते हैं ना, तो हमें पूरा का पूरा मूवी याद नहीं आता। हमें कुछ कुछ चीजें जो हमें भाई थी, जो अच्छी लगी थी, दिल को छू गई थी, या फिर अपना सर खराब कर दिया था, तो वही चीजें आप लोगों को याद आता है। ठीक है? तो पूरा का पूरा आप लोग ये सिर्फ वीडियो देख के याद नहीं कर सकते। तो आप लोगों को पेन और पेपर लेना है और वीडियो चालू रखते हुए नॉर्मल स्पीड पे रनिंग नोट्स आप लोगों को निकालने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन में। या फिर ऑनलाइन में आप लोगों को ऐसा होगा कि यार मेरे को आज से बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे मैं एग्जाम में जा रहा हूँ मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसका जो होता है ना, ये दिस द रीजन वेयर आप लोगों को आदत नहीं है लिखने की, और इसी चक्कर में आप लोग एग्जाम में नहीं लिख पाते। तो दिस इज द सिंपल जेन्युइन सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठना और रनिंग नोट्स निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें टेक्स्ट बुक में कुछ टाइप्स दिए गए हैं वेक्टर्स के, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका मैग्नीट्यूड रहेगा जीरो, सबसे पहले। ठीक है, एक चीज तो हो गई। और डायरेक्शन होगा आर्बिटरी। सर व्हाट इज आर्बिटरी? अरे बेटा, आर्बिटरी मतलब तेरे जैसा। कहीं पे भी तेरा ध्यान नहीं है, लेकिन तेरा ध्यान हर जगह पे है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये फंडा होता है डायरेक्शन आर्बिटरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, तो इस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना, इसका वेलोसिटी वेक्टर, अब देखना ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? जीरो। तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा बन जाएगा यहाँ पे जीरो वेक्टर। ठीक है। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है कि सर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन डायरेक्शन आर्बिटरी तो कहीं पे भी ले सकता है। आर्बिटरी मतलब 360 डिग्री पे तू कहीं पे भी ले सकता है कि हाँ सर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये कोई कुछ मायने रखेगा ही नहीं यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? आर्बिटरी होगा, जो कि कहीं पे भी मायने नहीं रखता है। ठीक है? सो दिस इज द जीरो वेक्टर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव? तो मैग्नीट्यूड, अब देखना नेगेटिव वेक्टर के लिए मुझे इस पर्टिकुलर वेक्टर को एक किसी वेक्टर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को समझ में आएगा। जब तक मैं कंपेयर नहीं करूंगा तब तक मैं नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकता। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा था, नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड मेरा सेम रहेगा, और जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन रिवर्स रहेगा। रिवर्स मतलब कंप्लीटली उल्टा, दैट इज, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 180 डिग्री डायरेक्शन अगर देखा जाए एंगल के तौर पे, तो वो आ जाएगा 180 डिग्री। सर ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो जमूरो यहाँ पे ढंग से देखना, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान के चलो कि एक वेक्टर है। मानना क्यों है सर ये वेक्टर ही है? क्योंकि आपने यहाँ पे एक हेड टेल कॉम्बिनेशन ड्रॉ किया है। ओके, तो ये ए वेक्टर है। अगर मैं और एक वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा दूसरा वेक्टर है। तो मान के चलो कि इसका नाम है बी वेक्टर, बराबर। तो ये जो बी वेक्टर है ना,
ये जो बी वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर है किसका, तो ए वेक्टर का। ऐसा क्यों, तो इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अगर देखा जाए ना तो डायरेक्शन मेरा कंप्लीटली 180 डिग्री है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में है, पूरा का पूरा क्या है, उल्टे डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो ये होता है यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर का। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज द इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर में क्या होता है, तो इक्वल वेक्टर में देखना, इक्वल वेक्टर में अच्छा लोग मैग्नीट्यूड मेरा एग्जैक्टली सेम होगा या फिर एग्जैक्ट इक्वल। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा, और जो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन भी सेम ही होगा। हम यहाँ पे इक्वल डायरेक्शन नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कि डायरेक्शन भी उसका सेम, या फिर जो भी दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है, तो उसे कहा जाता है इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम यहाँ पे फटाफट एक वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब देखना, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो अगर देखा जाए तो इनका दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम है इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम, और डायरेक्शन भी देखा जाए तो दोनों भी एक ही तरफ देख रहे हैं बेटा, जो भी आगे जा रहा है ना उसको दोनों एक उसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, समझ में आया, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। ओके, तो ध्यान रखना, ये इजी इजी वाला डेफिनेशन यहाँ पे है, एग्जाम्पल के साथ लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट पार्ट इज द पोजीशन वेक्टर। नाउ दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का हमें यूज करना पड़ता है, अगर जेई आप दे रहे हो तो बेटा यहाँ पे तो बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर आप लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, समझ लेना कि आप लोगों को एक्स और वाई एक्सिस दिया गया है, ये मेरा एक्स और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब पोजीशन वेक्टर के लिए आप लोगों को ओरिजिन पता होना चाहिए, तो सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, ओरिजिन पता होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में हमें कंपैरिजन ही करना होता है। देखो, अगर आप लोगों को ओरिजिन पता नहीं है तो आप किसी का भी पोजीशन नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ और मैंने बोल दिया कि इसका पोजीशन फाइंड आउट करो। हाँ, क्या आप लोग इसका पोजीशन बता सकते हो, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर यस, कुछ लोग बोलेंगे कि सर नो। अब जो यस बोलने वाले हैं वो बोलेंगे कि सर मैं यहाँ पे कहीं पे तो एक्स और वाई एक्सिस ले लेता हूँ, उसके बाद इसका मैं पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ से बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ लोग बोलेंगे, और जो लोगों ने नहीं बोला था वो लोग बोलेंगे कि सर हमें ओरिजिन ही नहीं दिया तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करें। तो समझ में आ रहा है ना, तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ओरिजिन मतलब किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स वाई एक्सिस निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी दिया है, मान के चलो कि इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अगर आप लोग कुछ इस तरह से एरो ड्रॉ करते हो ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ, तो इन जनरल ओरिजिन तो ओ होता है, तो आप लोगों को एक वेक्टर मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, जो कि इस पॉइंट पी की पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है। ओके, वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन, वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई विथ गिवन ओरिजिन। अब इस ओरिजिन को मैं हटा देता हूं विथ ऑब्जर्वर, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक वर्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या, ओरिजिन पता होना चाहिए, और ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन विथ द गिवन ओरिजिन और द ऑब्जर्वर। आप लोग देख सकते हो ये जो ओपी वेक्टर है ना,
ये जो ओपी वेक्टर है तो इसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर मोस्टली स्मॉल लेटर में दिए जाए। तो पोजीशन वेक्टर मोस्टली, थंब रूल तो है नहीं, स्मॉल लेटर्स, पोजीशन वेक्टर के लिए स्मॉल लेटर्स यूज किया जाएगा। तो ये जो बन रहा है ना आर वेक्टर, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर। किसका है? ये पी का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हमने पी तक एरो निकाला है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी किसके साथ हमने कंपेयर किया है? तो हमने इसे कंपेयर किया है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बन रहा है मेरा पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, ये भी चल जाएगा, नो इशू। आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। नाउ फॉर एग्जांपल, अब देखना इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट। यहाँ पे मैं एक क्यू पॉइंट ले लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स में बोल देता हूँ x2 कॉमा y2 जो भी रहे। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से भी एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मान के चलो कि ये r1 है, और ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरा r2 वेक्टर। now what is r2 vector? r2 vector is oq vector, is the position vector of q, position vector of q with respect to origin। ये वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, अगर मैं P से Q तक कुछ ड्रॉ कर दूं, ये देखो, तो ये क्या है? तो ये बन रहा है मेरा पी क्यू वेक्टर। ये क्या बन रहा है मेरा? पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर क्या है? तो ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर। ओके, अरे बाप रे, ये किसका पोजीशन वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अच्छा, कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये विथ रिस्पेक्ट टू पी, हमने क्यू को कंपेयर किया है पी के साथ, यहाँ पे ओरिजिन के साथ कंपेयर नहीं किया। कुछ इस तरह से कंपैरिजन करके जो वेक्टर हमें मिलता है उसे कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखना, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो हमने फंडामेंटली 4 वेक्टर को समझने की कोशिश की है। जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आर्बिटरी। नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या होता है? कंप्लीटली उल्टा होता है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होता है और डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और उसके बाद हमने देखा पोजीशन वेक्टर, जहां पे हमें ओरिजिन पता होना चाहिए, और ये पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और मैंने उसको चेंज कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब थोड़ा सा इसको साइड में रखेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वेक्टर ऑपरेशन। अब वेक्टर ऑपरेशन जो है, तो उसमें सबसे पहले आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ये फंडा क्या होता है उसे भी समझने की कोशिश। मान के चलो एक वेक्टर, और सीधा हो जाए, हाँ, सो दिस इज माय वेक्टर। सपोज करना कि ये पी वेक्टर है, और मुझे यहाँ पे चाहिए एक नया वेक्टर क्यू वेक्टर विच इज ट्वाइस द पी वेक्टर। ये क्या है? डबल है पी वेक्टर के। तो इसका मतलब ये होता है कि क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा दुगना है, और क्यू वेक्टर का डायरेक्शन क्या है मेरा यहाँ पे? सेम है इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा अपना, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो हम तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मोस्टली हम पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बन रहा है मेरा क्यू वेक्टर। अब जैसे ही मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, लेकिन डायरेक्शन मेरा सेम रहे, डायरेक्शन विल बी सेम।
तो आप लोग देख सकते हो क्यू वेक्टर क्या बना, पी से डबल बना, लेकिन क्यू वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ओके, तो ये तो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया q इज इक्वल टू -2p, तो मान के चलो कि -2 से मल्टीप्लाई कर, तो इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरा डबल, मैग्नीट्यूड बन जाएगा मेरा डबल, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ना, जैसे हमने नेगेटिव वेक्टर में देखा था, तो ये बन जाएगा q इज इक्वल टू 2p वेक्टर। अगेन ये q इज इक्वल टू 2p वेक्टर ही है, लेकिन ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन करता क्या है, तो माइनस साइन डायरेक्शन को एग्जैक्टली उल्टा कर देता है। याद रखना एक चीज, तो ये होता है मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, जिसके वजह से मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन सेम कब, जब पॉजिटिव स्केलर हो, और डायरेक्शन रिवर्सेस, डायरेक्शन रिवर्सेस ये कब, जब नेगेटिव स्केलर हो। ठीक है, डायरेक्शन मेरा यहाँ पे उल्टा होने वाला है। क्लियर, तो बेटा बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखो भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। अब बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों का यूज करना पड़ता है। तो दोनों में से अगर मैं सिर्फ ग्राफिकल मेथड यूज कर लूँ तो उससे मेरा आंसर मुझे सिर्फ ग्राफ दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं चलेंगे। अगर मैं सिर्फ एनालिटिकल मेथड यूज करता हूँ तो मुझे वैल्यू तो मिल जाएगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन उसके साथ आगे रिलेटेड हो तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बोथ द मेथड्स, द ग्राफिकल मेथड एंड द एनालिटिकल मेथड। अब इन दोनों में, अब मोस्टली देखा जाए तो ग्राफिकल मेथड में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ट्राइंगल लॉ, और दूसरा रहेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब एनालिटिकल मेथड में, एनालिटिकल मेथड में हमें यहाँ पे करना क्या है, पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ निकालना है। एनालिटिकल मेथड जहाँ पे हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और दूसरा रहेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर के साथ हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे नया वेक्टर मिल जाता है जहां पे उन सारे वेक्टर की प्रॉपर्टी उसमें समा जाती है, तो उसे कहा जाता है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, एडिशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ग्राफिकल मेथड के साथ साथ एनालिटिकल मेथड भी करेंगे। ये जो एनालिटिकल मेथड है, इट इज द प्रूफ ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ, जो आप लोगों को आपके 11th के फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फटाफट ट्राइंगल लॉ समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ढंग से समझना इसे, ये क्या कर रहे हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो भाई ये स्टेटमेंट भी समझ लेना, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी की ही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोग 4 kg मास और 20 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार पूछ लेना। क्या मैं 4 kg मास और 20 डिग्री सेल्सियस को ऐड करके ऐसे लिख सकता हूँ, 24 kg डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं बेटा, विच इज रॉन्ग। मतलब क्या होता है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो है ना, तो हमें सेम फिजिकल क्वांटिटी के करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 kg को ऐड कर सकता हूँ 2 kg, आंसर कितना मिलेगा, 6 kg। सिमिलरली मैं 2 न्यूटन को ऐड कर सकता हूँ, 3 4 जो भी रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, 5 न्यूटन। समझ रहे हो ना?
तो एडिशन जो है ना, वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। फोर्स को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता वेलोसिटी के साथ, मुझे फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करना पड़ेगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। If two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, ये जो यहाँ पे लिखा है ना टेकन इन ऑर्डर, सर ये क्या होता है सर टेकन इन ऑर्डर? तो बेटा इसे हम दूसरा नाम देंगे हेड टेल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? तो ये है हेड टेल कॉम्बिनेशन। हाँ, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस। तो हमें क्या करना है? ट्राइंगल का तीसरा साइड निकालना है जो कि अपोजिट सेंस में रहेगा। तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें हाईलाइट कर दी है। एडिशन सेम फिजिकल क्वांटिटी की होगी, उसके बाद टेकन इन ऑर्डर, ये वाला वर्ड यूज किया गया है, तो मतलब रहेगा यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन, और जो थर्ड साइड रहेगी जिसको हमें ड्रॉ करना है अपोजिट सेंस में। किस तरह से? तो देख लेना यार। सपोज करना कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी यहाँ पे कहीं। अब मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैरेलल शिफ्टिंग, याद रखना। पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, स्टेप वन इज द पैरेलल शिफ्टिंग। स्टेप टू, पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद हेड टेल कॉम्बिनेशन आना चाहिए, हेड टेल कॉम्बिनेशन। और स्टेप थ्री में मैं यहाँ पे लिख देता कि बाबा स्टेप थ्री जो है दैट इज क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट सेंस, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट सेंस। समझ लो, ढंग से समझ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन दिया है कि इनको ग्राफिकली ऐड कर देना। आप लोग करोगे क्या? तो आप लोगों को सबसे पहले किसी एक वेक्टर को लेना है। मैं मान के चलता हूँ कि ए वेक्टर को ले रहा हूँ, दिस इज आवर ए वेक्टर। अब मैं इस बी को जो है ना, अब इस बी को मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा ए के ऊपर, सच दैट बी का जो टेल है, बी का टेल ए के हेड के ऊपर आ जाएगा। तो मतलब ये कुछ इस तरह, बी का टेल कहाँ पे आएगा? ए के हेड के ऊपर। तो आप लोगों को दो साइड्स ट्राइंगल की मिल गई। तो अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक टेल और एक हेड मेरा खाली है, एक टेल और एक हेड दिखाई दे रहा है, तो इसी डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। अब ये जो वेक्टर आप लोगों को मिला ना, तो देखना ए और बी का अगर सेंस समझने की कोशिश करें तो ये मुझे कुछ एंटी क्लॉकवाइज जैसा दिखाई दे, लेकिन इस जो नया वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, इसका अगर सेंस देखा जाए तो ये मुझे इसके अपोजिट सेंस में दिखाई दे रहा है। दिस इज गोइंग टू बी आवर क्लोजिंग साइड। ये क्या हो जाएगा? अपना क्लोजिंग साइड हो जाएगा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ए को लिया था, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे को ए को लेना नहीं, मेरे को लेना है बी, क्योंकि बी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, उसी चक्कर में मेरे को सबसे पहले सर बी को लेना है। तो हाँ बेटा, ले, किसने रोका है तेरे को? जिसको लेना है उसको ले। तो सबसे पहले हम बी को ले लेंगे, बी को ले लिया। अब मुझे करना क्या है? तो अब मुझे यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन करने के लिए पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो पैरेलल शिफ्ट ए को करना है। तो ए को किस तरह से पैरेलल शिफ्ट करोगे? देखना, जैसे मैंने बोला था, इस वेक्टर का जो हेड रहेगा, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलना चाहिए। तो चलो एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ, ये है अपना बी वेक्टर, और ए वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया कुछ इस ढंग से, इस तरीके से। तो ये बना मेरा ए वेक्टर, देख सकते हो आप लोग। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे एक टेल और यहाँ पे एक हेड दिखाई दे रहा है।
यही चाहिए था अपने को, तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ से एक एरो मार्क कर देना, तो आप लोगों को मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसे ढंग से समझने की कोशिश करना। चलो और एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल। तो वेक्टर ए इधर ले लो, फटाफट करने की कोशिश करते हैं, और वेक्टर बी मैंने बोल दिया कि इन दोनों को ऐड कर दो। स्टेप नंबर 1, किसी को तो लेके आओ। तो सबसे पहले मैंने ए को लेके आया, मैं ए को इस तरह से लेके आया। अब करना क्या है, बी को पैरेलली शिफ्ट करना है। किस तरह से कि बाबा इस बी वेक्टर का टेल और इस ए वेक्टर का हेड कंबाइन हो जाए। तो ये बी वेक्टर मेरा आ गया इधर। क्या आप लोगों को यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन, एक हेड और एक टेल खाली दिखाई दे रहा है, तो उसी डायरेक्शन में एक नया वेक्टर ड्रॉ कर लो। ये कुछ इस तरह से वेक्टर मिलेगा, तो इसे ही कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, या फिर आर, ये भी चल जाए, नाम कुछ भी दे सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। अब देखना, अगेन दो वेक्टर्स ऑफ अ सेम टाइप, फिर से एडिशन है तो भाई दोनों वेक्टर का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन है, क्या है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट इज टेल्स एट द सेम पॉइंट। लेकिन प्रीवियसली अगर देखा जाए ना, तो ये दो जो वेक्टर थे ना, दो अलग अलग पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहे थे। अगर दो वेक्टर अलग अलग पॉइंट पे ओरिजिनेट होते हैं तो हमें वहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा। और दो वेक्टर सेम ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं तो हमें वहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करना पड़ेगा फॉर द वेक्टर एडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेटा अच्छी तरह से याद रखना। तो देखो, दीज आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट साइड है किसके, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट किस तरह से मिलेगा, द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये वाला वर्ड यूज किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो एडजस्ट कर लेते हैं, यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, क्या आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बोल रहा है वो। तो क्या सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जा, थम जा, दिल को थाम ले, और जरा इसको ढंग से देख ले। तो हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर नंबर 1, ओके, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना। तो इस वेक्टर को, आई होप कि आप लोग ये कर्सर देख पा रहे हो, इस वेक्टर को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, एग्जैक्टली जो नीचे जितना है उतना ही पैरेलल ऊपर आना चाहिए। और सिमिलर टू दिस इसको भी एक पैरेलल आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देना। क्या आप लोगों को पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, यस, दिस इज द पैरेललोग्राम। ये क्या है, तो ये बनेगा अपना पैरेललोग्राम। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल निकाल दूं, अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल निकाल दूं, तो ये जो डायगोनल रहेगा ना, तो ये भगवान, हाँ, अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल निकाल दें तो ये डायगोनल जो है, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द फाइनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बच्चा लोग, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन। अब थोड़ा सा इसे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बाकी साइड्स को भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, देखना, तो मैंने ये वाला साइड ड्रॉ कर दिया। क्या आप लोगों को यहाँ पे ट्राइंगल लॉ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट में, आप लोग देख सकते हैं, हेड टेल दिखाई दे रहा है बी वेक्टर का, सेम ही है, पैरेलल लिया था हमने। ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, समझ में आ रहा है। और इस तरह से हम कर सकते हैं और एक चीज,
मान के चलना कि वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, तो सर ने बोला है कि पैरेललोग्राम। सर ये पैरेललोग्राम कहाँ पे है बेटा, ये जो अभी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनेगा ना, तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम, याद रखना। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, के बाद यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जहां जिस पॉइंट से ये वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है, उसी पॉइंट से और एक वेक्टर निकाल, एंड दैट वेक्टर इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। तो ये बन जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल एडिशन टेक्निक। तो ये अपना ग्राफिकल एडिशन होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बेटा फटाफट लाइक कर देना। अगर आप लोगों के दोस्त वेक्टर को समझ नहीं पा रहे तो बेटा उनको ये अपना वाला चैनल प्रमोट कर देना और सब्सक्राइब करने की देख, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ। तो पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ हम समझने की, इसका हम प्रूफ या फिर जो एनालिटिकल एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखना, तो दो वेक्टर्स हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो मान के चलो कि ये वेक्टर ए है और ये है अपना दूसरा वेक्टर। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए, और अच्छा वाला बनाते हैं, किस समझ में आना चाहिए। तो जैसे हमने बोला था पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। इधर से एक वेक्टर निकाल दो, पैरेलल लाइन निकाल दो एग्जैक्टली इक्वल जो नीचे है, और इधर से एक निकाल दो, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम का, तो ये बन जाएगा अपना रिजल्टेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्टेंट। तो मान के चलो कि ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये वेक्टर पी वेक्टर क्यू हमने लिख दिया, थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं कि ये ओ ए रहेगा, ओ ए बी, और ये बन जाएगा सी। इसमें करना क्या है देखना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एंगल, ये पी वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, और क्यू वेक्टर के साथ वो एक एंगल बना रहा है बीटा। समझ लेना, ये नॉमेनक्लेचर समझ लेना, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, ये सॉरी वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच में एक एंगल है थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब करना क्या है, सबसे पहले देखना कुछ प्रोसीजर है। एक्सटेंड ओ ए को एक्सटेंड करना है। हाँ, सर ने बोल दिया करना है तो मतलब करना है, भाई ने बोल दिया करना है तो करना है, ठीक है। सर्किट, तो देखो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ आगे करना क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्सटेंडेड ओ ए। एक्सटेंडेड ओ ए के ऊपर हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालना है। भाई ने बोला करने का तो करने का, तो यहाँ से बेटा एक फटाफट परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक खपाच, ठीक है। तो मान के चलना, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्सटेंडेड ओ ए विच विल मीट एट पॉइंट डी। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो। हाँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, ओ बी और ए सी ये क्या है मेरे, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ओ बी और ए सी पैरेलल लाइंस है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
एंगल ई ओ ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्या मैं लिख सकता हूँ? तो दो पैरेलल लाइंस है बेटा, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन थ्योरम यूज कर सकते हो। तीन अलग अलग एंगल होते हैं, आप लोगों को पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो उसी के हिसाब से तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं दो पैरेलल लाइन में। तो यह एंगल कितना आ जाएगा? एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक। तो ये इनिशियल प्रोसीजर है। अब करना क्या है? अब कुछ करना नहीं है बेटा, हमें ट्राइंगल्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम बड़ा वाला ट्राइंगल। तो कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल? तो देखो, इन ट्राइंगल, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ओ डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला। ठीक है, क्या क्या दिखाई देगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस अन्ना, इनको कभी भी मत भूलना। ठीक है, पाइथागोरस अन्ना का थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? अरे रे 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 रे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यही बोला था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्क्वायर वाला एडिशन करना पड़ेगा। अब डायग्राम को जरा ढंग से देखना। मैं ओडी को क्या लिख सकता हूँ? ओडी को क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज ओडी? ओडी को और तोड़ सकते हैं ना। ओ ए प्लस ए, ओडी को हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। क्या अब हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं? यस। कैसे एक्सपांड कर सकते हैं? क्या हमें पता है? क्या हमें पता है? क्या पता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्सपेंशन पता है, तो यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। ओ ए का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ओ ए इंटू ए डी प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक। अब थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन करना। ए डी स्क्वायर मतलब ये है, और सी डी स्क्वायर मतलब ये है। हाय रे हाय रे हाय रे, ये राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड से जो स्क्वायर एडिशन में है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस हाइपोटेनियस के साथ? तो यस, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए इंटू ए डी प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मिल गया। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जो भी कुछ लिखा है हमने, ओ सी, ओ ए डी, ए सी, ये सारे क्या है? तो ये सारे डिस्टेंस है। ये सारे क्या है? ये सारे डिस्टेंसेस है। क्या मेरा डिस्टेंस नेगेटिव होता है? नहीं, सारे डिस्टेंसेस मेरे पॉजिटिव होते हैं। मतलब ओ सी रहा, ओ ए रहा, ए डी रहा, ए सी रहा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है उनके साथ एसोसिएटेड, ये सारे के सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। ये क्या है? वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है ये सारे के सारे। अब हमें वो वेक्टर्स ढूंढने, वो क्या करना है? हमें वहां पे वेक्टर ढूंढना है। ठीक है, ये के सारे मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो एक 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 को पकड़ते। ओ सी, ओ सी ये कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अभी हम ये सिंपल वाला नोटेशन यूज करें। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, चलो ढंग से करते हैं। मैग्नीट्यूड में लिखना है ना, तो मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट। नेक्स्ट ओ ए क्या है? ओ ए, ये क्या है? तो ये मैग्नीट्यूड है किसका? पी वेक्टर का। तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, उसका स्क्वायर। नेक्स्ट ट्वाइस, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ओ ए इंटू ए डी, ओ ए इंटू ए डी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। लेट्स सी। कुछ तो, हाँ ठीक है, करके देख लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ओ ए किधर है? ओ ए, फिर से ओ ए क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। ए डी क्या आएगा? हर ए डी कुछ पता ही नहीं है, ए डी कुछ पता ही नहीं है, तो हाँ, तो ये हमने यहाँ पे गलती कर दी। पाँच, तो ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अभी के लिए। ओके, नो इशू। ईडी को वैसे ही रख देते हैं। प्लस व्हाट इज एसी? एसी क्या है बेटा? तो ओबी के इक्वल है। ओबी इज नथिंग बट द क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो ये बना मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर उसका स्क्वायर। हाँ, अब सब के सब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में मुझे चीजें मिल रही है, लेकिन ये एडी बीच में अड़, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्राइंगल यूज करेंगे। इसको सीधा करेंगे बाय यूजिंग वन ट्राइंगल। क्या है? इन ट्राइंगल एडीसी क्या मुझे कॉस थीटा मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा। कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडी कितना मिला? एडी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे नहीं, एसी कॉस थीटा। एडी इज इक्वल टू एसी कॉस थीटा। अरे लेकिन एसी क्या है? व्हाट इज एसी? आप लोग देख सकते हो एसी अगेन इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा। हो गया बेटा अपना। तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या सिंपल नोटेशन है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो सिंगल नोटेशन में हमने दिया उसे। तो अगर मैं इनका स्क्वायर रूट निकाल दूं, ये मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या मिला। व्हाट इज आर? दिस आर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर क्या है? आर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एक काम तो अपना हो गया डेरिवेशन का, हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। नेक्स्ट, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या एंगल बना रहा है? तो मुझे यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रायंगल दे सकते हैं, ट्रायंगल ओ डी सी। फिर से यही वाला ले लेंगे, ट्रायंगल ओ डी सी। इन ट्रायंगल ओ डी सी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखना, क्या मैं टैन अल्फा ले सकता हूँ यहाँ? टैन अल्फा, टैन अल्फा मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो टैन अल्फा का मतलब आ जाएगा टैन अल्फा, अपोजिट साइड कौन सी है? तो अपोजिट साइड है सी डी और एडजेसेंट साइड है ओ डी। तो ये बन जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब सी डी तो चलो, ओडी को क्या लिख सकते हैं? तो ओडी को लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ए डी। ठीक है। तो देखो सी डी डिवाइडेड बाय ओ ए प्लस ए डी है। अगर आप फिर से देखोगे ना, ये जो सी डी की वैल्यू है ना, सी डी की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो फिर से यही ट्रायंगल हम यूज करेंगे और इसी ट्रायंगल का यूज करके साइन थीटा निकालेंगे। इन ट्रायंगल सी डी ए, आप लोग देख सकते हो, आई होप, सी डी ए साइन थीटा, साइन थीटा अपोजिट साइड रहेगी सी डी और हाइपोटेनियस रहेगा ए सी। तो मुझे यहाँ पे सी डी मिल जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए प्लस ए डी। ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए डी की हमने ऑलरेडी वैल्यू ऑब्टेन की है। ए डी की वैल्यू कितनी है? तो वो है क्यू कॉस थीटा। तो ऐसे लिख देते हैं उससे, ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ठीक है।
तो AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है अपने पास Q। ये जो tan अल्फा का एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय OA इज नथिंग बट द P प्लस Q cos थीटा। तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। आई होप कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो। जिनका प्लेन बायो ग्रुप है, जिनका मैथ्स नहीं है, आप लोग एक काम करना, यहाँ तक आपको खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखना। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखो हमने यहाँ पे एंगल निकाला है, मैग्नीट्यूड, और हमने एंगल निकाला है। एक एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी हम एंगल निकाल रहे हैं इसका मतलब इन वेक्टर्स डायरेक्शन फाइंड आउट करना, डायरेक्शन फाइंड आउट करना मतलब एंगल फाइंड आउट करना हो, हमेशा याद रखना। वेक्टर में क्या है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना, इसका मतलब होता है कि हमें बाबा किसी रेफरेंस के साथ एंगल फाइंड आउट करना। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में अच्छी तरह से याद रखना है। अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन मुझे किस तरह से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। क्लियर है? तो देखना, ये हमने डेरिवेशन कर लिया, पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ है। इसका यूज कैसे करना है हम अगले कुछ वीडियो में समझने की कोशिश करें। ठीक, तो चलो बेटा, ये था आज का अपना फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग द वेक्टर्स। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या किया? तो आज हमने इस लेक्चर में फंडामेंटल चीजों को समझने की कोशिश की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, स्केलर वेक्टर्स, टेंसर में क्या डिफरेंस है, फेजर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, उसको देखने की कोशिश। देन स्केलर को डिफाइन किया, उसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश की। देन वेक्टर को डिफाइन किया, उसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश की। ओके, देन हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश की। लिखने का तरीका हमने समझने का कोशिश किया यहाँ पे। और उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और सबसे लास्ट में हमने देखा वेक्टर ऑपरेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा रहेगा एनालिटिकल मेथड। अब ये बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है, इसके ऊपर के जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे हम अगले कुछ लेक्चर में वो न्यूमेरिकल्स लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग ये जो लेक्चर है बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, सारे नोट्स लिखने की कोशिश करना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है तो बेटा फटाफट जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ओके, तो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।